हाय दोस्तों, तो आज ओप्पो ने बड़े धूम धड़ाके के साथ अपनी F19 सीरीज इंडिया में लॉन्च कर दी है। पहली बात तो अगर आप लोग भी मेरी तरह बहुत बड़े न्यूक्लिया फैन हो तो नीचे कमेंट छोड़ दो फटाफट। कैसी तरह से काम की बात पे तो Oppo F19 Pro Plus मेरे पास आ चुका है। अब देखो, बढ़िया डिजाइन है, बढ़िया प्रोसेसर है, लेकिन क्या अपने प्राइस के हिसाब से ये बढ़िया फोन है? देखिए, अगर आप 25-30 हजार के अराउंड एक बढ़िया 5G फोन खरीदने की सोच रहे हो तो क्या ये फोन बनाता है सेंस, और क्या ये Vivo V20 Pro से टक्कर ले सकता है, जो अपने आप में काफी अच्छा फोन है इस प्राइस रेंज में। पूरी टेस्टिंग मैंने दोनों फोन की कर ली है, कैमरा कंपैरिजन, स्पीड टेस्ट, सब चीजों का आज आपको जवाब दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से। और सबसे पहली चीज जो दोनों ही फोन्स कर रहे हैं बहुत अच्छी है कि दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा स्लीक हैं, दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा लाइट वेट हैं, तो हाथ में ज्यादा भारी नहीं लगते हैं और ओवरऑल यूज करने में भी ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। F19 Pro में थोड़ा सा एडवांटेज है, यहाँ पे कर्व्ड एजेस आपको मिलती हैं बैक पे, तो थोड़ा ज्यादा आसानी से ये हाथ में फिट होता है। Vivo V20 Pro में एकदम फ्लैट है बैक, तो थोड़ा ज्यादा मोटा लगता है ये अपने एक्चुअल साइज से। अब उसके अलावा जो मेन डिफरेंस है, यहाँ पे Oppo F19 Pro पे हमें प्लास्टिक बैक मिलती है, जबकि V20 Pro पे ग्लास बैक है। हालांकि अगर आप इन फोन्स को ऐसे देखोगे तो आप ये बिल्कुल फर्क नहीं बता पाओगे और हाथ में भी इतना ज्यादा फर्क आपको पता नहीं चलेगा। दोनों पे हमें ये मैट फिनिश मिलती है, तो फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे उतनी आसानी से नहीं दिखते हैं। ऑब्वियसली अगर मुझे एक फोन चूज करना होगा तो मैं V20 Pro चूज करूंगा। अभी इस कलर में तो शायद उतना आपको नहीं लग रहा होगा अट्रैक्टिव, लेकिन इसका जो दूसरा वो सतरंगी अतरंगी सनसेट कलर है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है भाई। अब Oppo F19 Pro के साथ मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल को कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया गया है। वो आजकल सारे फ्लैगशिप्स में आ रहे हैं ना बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल, तो वही वाला लुक देने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा बना दिया गया है, जबकि इसको आराम से पतला किया जा सकता था या छोटा किया जा सकता था। खैर आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज जो दोनों फोन्स पे थोड़ी प्रीमियमनेस वाली फीलिंग काम कर देती है कि दोनों पे हमें प्लास्टिक फ्रेम मिलता है। अब दो मेन डिफरेंस जो है यहाँ पे कि Oppo F19 Pro में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, तो आप माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको हेडफोन जैक भी मिलता है। अब हेडफोन जैक और एक्सपेंडेबल स्टोरेज दोनों ही चीज Vivo V20 Pro में आपको नहीं मिलेंगी। अब इससे आते हैं आगे की साइड, और Vivo V20 Pro पे हमें एक प्रॉपर नॉच मिलता है। थोड़ी सी इससे पुरानी वाली लुक आती है। कंपैरिजन में F19 Pro पे हमें बहुत छोटा सा पंच होल मिलता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी बेजल्स वगैरह देखो तो आप देखोगे V20 Pro में हमें काफी पतली चेन मिल रही है। ये चीज F19 Pro पे ज्यादा है। और एक्चुअल डिस्प्लेस की बात करते हैं, दोनों फोन्स पे AMOLED डिस्प्ले है, स्क्रीन साइज भी काफी बराबर करता है। दोनों फोन्स पे फुल HD रेजोल्यूशन है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। देखो, डिस्प्ले एक्सपीरियंस दोनों ही फोन्स पे काफी बढ़िया मिल रहा है आपको। ब्राइटनेस अच्छी खासी है, व्यूइंग एंगल्स बहुत ही अच्छे हैं, बढ़िया पंची कलर्स आपको मिल जाते हैं, और आउटडोर यूजेज वगैरह में भी ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दोनों फोन्स पे वाइड वाइन L1 भी है, तो नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो वगैरह से भी आप HD में कंटेंट स्ट्रीम कर पाओगे। अब दोनों फोन में सिंगल स्पीकर है, और यहाँ पे V20 Pro में लाउडनेस थोड़ी सी कम है स्पीकर की। मतलब इंडोर में तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आउटडोर में डेफिनेटली आप सुन नहीं पाओगे। इस मामले में F19 Pro का स्पीकर थोड़ा सा बेटर है। हालांकि दोनों ही फोन में मैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बोलूंगा स्पीकर क्वालिटी को, और अब तो 20-25 हजार में हमें स्टीरियो स्पीकर वाले फोन भी मिलने लगे हैं जिसमें 2 स्पीकर होते हैं, तो ये चीज यहाँ पे डेफिनेटली इंक्लूड करी जा सकती थी। खैर इससे रहते हैं इंटरनल्स पे, तो दोनों फोन्स पे यहाँ पे 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है। जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे प्रोसेसर का है। Vivo V20 Pro पे हमें मिलता है Snapdragon 765G, F19 Pro पे हमें मिलता है MediaTek Dimensity 800U। ये सेम प्रोसेसर Realme X7 पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और मैंने एक डिटेल में परफॉर्मेंस टेस्ट किया था 800U का 750G 765G के साथ, वो आप जरूर चेक कर लेना। खैर यहाँ पे आपको कुछ बेंचमार्क स्कोर्स दिखा देता हूँ। तो ये हैं Geekbench स्कोर्स इनके, और ये है AnTuTu स्कोर। और आप देखोगे दोनों बेंचमार्क्स में V20 Pro ने थोड़ा ज्यादा स्कोर किया है यहाँ पे। और वैसे Dimensity 800U जब हमने Realme X7 पे देखा था और Narzo 30 Pro पे देखा था, वहां पे एक्चुअली थोड़ा ज्यादा स्कोर कर रहा था ये AnTuTu पे, पर वो दोनों फोन्स परफॉर्मेंस फोकस्ड वाले हैं, तो यहाँ पे आई थिंक Oppo ने थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है प्रोसेसर को, जिससे ज्यादा हीट वीट ना हो फोन। खैर जल्दी से एक स्पीड टेस्ट आपको करके दिखा देता हूँ। तो
तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ऐप ओपनिंग स्पीड्स में, और ओवरऑल भी मैं कहूंगा यार देखो दोनों फोन से परफॉर्मेंस आपको काफी सिमिलर से लेवल की मिल रही है। दोनों ही फोन अच्छे खासे तेज हैं, ऐसे कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी लैग्स की या स्टटर्स की। लेकिन यहाँ पे दोनों फोन से एक चीज मिसिंग लगती है कि यहाँ पे हमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की स्क्रीन नहीं मिल रही है। तो वो जो स्मूथनेस होती है जो आपको OnePlus Nord पे मिलेगी, या फिर अब तो सैमसंग ने भी Galaxy A32 निकाल दिया है 90 हर्ट्ज के साथ, वो चीज यहाँ से थोड़ी मिसिंग लगती है। कॉल ऑफ ड्यूटी लोड करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी लोड कर दिया वीवो ने। वैसे कॉल ऑफ ड्यूटी में भाई पॉपअप ही इतने आते हैं, समझ ही नहीं आता लोडिंग टाइम कैसे चेक किया जाए। खैर ग्राफिक सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो Vivo V20 Pro में आपको वेरी हाई ग्राफिक्स के साथ वेरी हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन मिल जाता है, और 60 FPS पे भी आप खेल सकते हो हाई ग्राफिक्स पे। Dimensity 800U के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अभी तक कोई भी गेम इसको सही से सपोर्ट नहीं करता है। कॉल ऑफ ड्यूटी में भी ये सिर्फ 30 FPS गेम चला पाता है, PUBG में भी आप सिर्फ 40 FPS पे खेल पाओगे। देखो ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर अच्छा नहीं है गेमिंग के लिए, इस पे काफी सारी गेमिंग में कर चुका हूँ, Realme X7 पे भी, Narzo 30 Pro पे भी। तो डेफिनेटली गेमिंग परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत सीरियस हो गेमिंग के बारे में और आपको एकदम बेस्ट चाहिए गेमिंग परफॉर्मेंस, तो थोड़ा सा ज्यादा भरोसेमंद रहेगा Snapdragon 765G। एक तो यही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई गेम जो ऑप्टिमाइजेशन होती हैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के लिए ज्यादा होती हैं, और दूसरी चीज थोड़ी ज्यादा कंसिस्टेंट, थोड़ी ज्यादा सस्टेन्ड परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देते हैं। मैंने यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करके देखा था 30 मिनट का, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था यहाँ पे, लेकिन क्लियरली Vivo V20 Pro ज्यादा कंसिस्टेंट होल्ड कर पा रहा था अपनी परफॉर्मेंस। पर फिर से मैं वही बात बोलूंगा, अगर आप नॉर्मल यूजर हो, गेमिंग वगैरह अगर आपको उतनी नहीं करनी है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे फर्क ज्यादा पता नहीं चलेगा। इससे रहते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो यहाँ पे काफी एक अनोखी सी चीज हुई है, इन दोनों फोन्स पे हमें Android 11 मिल जाता है। और ये काफी नई बात है कि Realme, Xiaomi के फोन्स पे भी Android 11 नहीं आया है, और Oppo, Vivo जिनको हम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में, वो लोग Android 11 के साथ फोन लॉन्च कर रहे हैं या अपडेट दे रहे हैं। खैर अब सॉफ्टवेयर आपको पता है, Vivo पे हमें मिलता है FunTouch OS 11 और यहाँ पे हमें मिलता है Color OS 11। अगर आपको स्टॉक Android ज्यादा पसंद है, अगर आपको नॉर्मल Android लुक एंड फील पसंद है, तो Color OS थोड़ा सा ज्यादा आपको नेचुरल लगेगा। तो अगर आप FunTouch OS यूज कर चुके हो, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा अनोखा दिखने वाला कलरफुल सा चाहिए, तो फिर FunTouch OS 11 भी काफी अच्छा हो गया है अब। और अच्छी बात यह है कि पहले जो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती थी कि फालतू एनिमेशंस थी या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर था, वो सब चीजें दोनों ही सॉफ्टवेयर्स ने काफी अब कम कर दी हैं। हालांकि अभी भी FunTouch OS में थोड़ा सा ज्यादा है, आप देखोगे कुछ हॉट एप्स, हॉट गेम्स नाम के आपको फोल्डर बने हुए मिलते हैं, ये सब चीजें आप डिलीट नहीं कर सकते हो। Color OS में ऐसा कुछ नहीं रह गया है, अब थोड़ी बहुत बस Oppo की कुछ एप्स मिलती हैं। इसके अलावा सेंसर्स वगैरह हमें दोनों फोन्स पे सारे मिल जाते हैं, दोनों फोन्स पे डुअल बैंड वाईफाई भी है, दोनों फोन्स ये 5G सपोर्ट के साथ आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल 5G बैंड्स की, तो वो V20 Pro पे बहुत ज्यादा है, Oppo F19 Pro पे वही Realme X7 वाले 3-4 5G बैंड्स का सपोर्ट है बस। तो अगर आपको वो भरोसा चाहिए कि भाई जब 5G आए तो बिल्कुल पक्का चली जाए आपके 5G फोन पे, वो चीज Vivo V20 Pro पे आपको मिलेगी। अब अनलॉकिंग के लिए दोनों फोन्स पे हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं लग रहा है मुझे दोनों की अनलॉकिंग स्पीड में। हो सकता है बिल्कुल सेम ही स्कैनर दोनों फोन यूज़ कर रहे हो। दोनों फोन में फेस अनलॉक भी मिल जाता है और ये भी काफ़ी तेज़ काम करता है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अनलॉकिंग में। इसे रहते हैं नेक्स्ट चीज़ पे जो है बैटरी लाइफ। तो दोनों ही फोन में ऐसी बहुत बड़ी बैटरी आपको नहीं मिलती है, लेकिन इनको फायदा हो जाता है कि एमोलेड डिस्प्लेज हैं और सिर्फ 60 हर्ट्ज हैं। Vivo V20 Pro आपका चल जाएगा 6.5 से 7 घंटे, F19 Pro थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिक जाएगा, 7.5-8 घंटे तक भी चल सकता है। तो एक दिन मेरे हिसाब से दोनों फोन से आपका बहुत आसानी से कट जाएगा। अगर आप लाइट यूजर हो तो शायद 1.5 दिन तक भी फोन खिंच जाए। F19 Pro का अगर आप अलग से बैटरी टेस्ट देखना चाहते हो तो मुझे बताना। वैसे Realme X7 वाली ही बैटरी है, यहाँ पे वही स्क्रीन है, वही प्रोसेसर है। तो Realme X7 वाला बैटरी टेस्ट देख लो, उससे आपको समझ आ जाएगी इसकी परफॉर्मेंस। चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो ऑन पेपर F19 Pro लगता है कि बहुत आगे है 50 वॉट चार्जिंग के साथ, लेकिन रियल लाइफ टाइम में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। इस फोन को 50 मिनट लगता है फुल चार्ज होने में, और Vivo V20 Pro भी 1 घंटा 5 मिनट में फुल हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इससे रहते हैं लास्ट चीज पे जो है कैमरास। तो F19 Pro में यार कैमरास में ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है, देखने में तो एकदम ही सेम है सेटअप जो Oppo F17 Pro पे भी हमें मिला था। 48 मेगापिक्सल प्राइमरी है, एक वाइड एंगल मैक्रो डेप्थ है। Vivo V20 Pro में 64 मेगापिक्सल का है प्राइमरी, और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इसके वाइड एंगल में हमें ऑटो फोकस भी मिलता है, तो मैक्रो कैमरा की अलग से जरूरत नहीं है। सेल्फीज की बात करते हैं तो यहाँ पे तो V20 Pro अलग ही लेवल पे है एकदम। 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, एक वाइड एंगल सेल्फी कैमरा भी है। और देखो Vivo V20 Pro में जो अलग अलग बहुत सारे फीचर्स हैं सेल्फी कैमरा से रिलेटेड, वो सारे मैं आपको यहाँ पे अलग से टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा, वो मैंने अलग से एक वीडियो में टेस्ट करे थे, वो आप यहाँ चेक कर लेना। लेकिन अभी हम बस फर्क देखने की कोशिश करेंगे इन दोनों फोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस में कितना है। और इस फोटो में आप देखोगे Oppo काफी स्ट्रगल कर रहा है एक्सपोजर कंट्रोल करने में। सूरज भी ओवर एक्सपोज्ड है और डार्क एरियाज भी ज्यादा डार्क लग रहे हैं,
और जूम इन करके डिटेल्स में वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, पर ओप्पो की फोटो में ओवर शार्पनिंग करी गई है, जबकि वीवो की फोटो में थोड़े नेचुरल डिटेल्स हैं। इस शॉट में फिर से ओप्पो ने आसमान पूरा ओवर एक्सपोज कर दिया है। वीवो डेफिनेटली बेटर HDR परफॉर्मेंस दे रहा है और जूम इन करके डिटेल्स यहाँ पे वीवो पे बहुत ज़्यादा शार्प हैं। सोफे का टेक्सचर आप देख सकते हो ओप्पो पे एकदम सॉफ्ट दिख रहा है। ये फुल रेजोल्यूशन शॉट 64 MP का वीवो से और F19 Pro Plus में आपको 108 मेगापिक्सल एक्स्ट्रा HD का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर से देखने में ओप्पो की फोटो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन डिटेल्स के नाम पे यहाँ सिर्फ ओवर शार्पनिंग है। और ये 48 मेगापिक्सल कैमरा से फर्जी 108 मेगापिक्सल इमेज लेने का लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। खैर इतना जूम इन करके अगर आप नहीं देखोगे तो नॉर्मल यूज में दोनों फोन अच्छी दिखने वाली फोटोज आपको दे देंगे। दोनों में आपको अनोखे अनोखे पोर्ट्रेट मोड के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। वीवो पता नहीं पोर्ट्रेट मोड ऑन होते ही अपने आप ब्यूटी मोड अप्लाई कर देता है, वो चीज ओप्पो में नहीं होती है। लेकिन अगर आप जूम इन करके देखोगे तो एटलीस्ट वीवो में एकदम शार्प आती है फोटो, ओप्पो में ब्लर्ड सी लगती है सॉफ्ट डिटेल्स की वजह से। अब लो लाइट के लिए दोनों फोन में आपको नाइट मोड मिलता है, पर F19 Pro Plus में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता नाइट मोड से। दोनों फोन्स में आपको बढ़िया नाइट फिल्टर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ भी वीवो वाले थोड़े बेटर हैं। अब इस शॉट में फिर से आप देख सकते हो ओप्पो के नाइट मोड से कुछ भी चेंज नहीं होता है फोटो में। वीवो में फोटो तो ब्राइट हो गई है, लेकिन डिटेल्स एकदम ही गायब हो गए हैं। ओप्पो में कम से कम डिटेल्स थोड़े बेटर हैं, पर ओवरऑल देखो थोड़ा ज्यादा भरोसेमंद लगा मुझे वीवो लो लाइट शॉट्स के लिए। अल्ट्रा वाइड नाइट मोड के साथ भी आप देख सकते हो ओप्पो तो बिल्कुल ही आउट है। डे टाइम में खैर दोनों अल्ट्रा वाइड सेम सा ही परफॉर्म करते हैं, हालांकि यहाँ पे भी डायनामिक रेंज V20 Pro में बेटर है। डिटेल्स खैर दोनों में काफी सॉफ्ट हैं और अच्छी बात यह है कि V20 Pro के अल्ट्रा वाइड कैमरा से आप मैक्रो फोटोज ले सकते हो और ओप्पो के 2 मेगापिक्सल मैक्रो से डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। ये काफी पास से आप फोकस कर पाते हो, डिटेल्स भी बेटर होते हैं। अब सेल्फीज की बात करते हैं तो यहाँ तो कुछ ज्यादा डिस्कस करने वाला है ही नहीं। ऊपर से शायद आपको फर्क नहीं दिखेगा, पर जूम इन करके आप देख सकते हो कितने नेक्स्ट लेवल डिटेल्स हैं V20 Pro की सेल्फीज में। बस वही प्रॉब्लम है इसमें कि आप नेचुरल स्किन टोन ले ही नहीं सकते हो, अपने आप ये थोड़ा ब्यूटी मोड लगा के रखता है। वैसे देखो सच बताऊं तो ओप्पो की भी बुरी नहीं है सेल्फीज, पर यार V20 Pro एकदम वो नेशनल लेवल चैंपियन है, तो सेल्फीज में तो बिल्कुल मुश्किल ही है इसको हराना। मतलब बिल्कुल अंधेरे में भी ये आपको पोर्ट्रेट मोड लेने देता है, क्योंकि यहाँ पे आप फ्लैश यूज कर सकते हो, वो चीज ओप्पो में आपको नहीं है। वैसे नाइट मोड सेल्फीज दोनों फोन पे आपको ऑप्शन मिलता है, और एक बड़ा एडवांटेज जो है वीवो में कि आपको वाइड एंगल सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है, तो चाहे आपको ग्रुप फोटोज लेनी हो या व्लॉगिंग वगैरह करनी हो, काफी काम आएगा वहां पे। और अब सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ओप्पो F19 Pro और वीवो V20 Pro से। अब यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है, वीवो में आपको 4K 60 FPS तक सेल्फी वीडियो का ऑप्शन मिलता है, ओप्पो में हम सिर्फ 1080p पे कर सकते हैं शूटिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्राई करते हैं डायनामिक रेंज में कुछ हमें डिफरेंस दिख रहा है नहीं। साउंड रिकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा नेचुरल है वीवो पे, प्लस 4K 60 FPS वीडियो है, तो भाई ओप्पो की 1080p वीडियो से बहुत बेटर डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। ऊपर से वाइड एंगल सेल्फी वीडियो का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। स्टेबलाइजेशन वैसे दोनों फोन्स पे हमें मिलती है, लेकिन यहाँ पे भी वीवो की ये स्टेडी फेस स्टेबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे नॉर्मल स्टेबलाइजेशन से। खैर रियर कैमरा से 4K वीडियो में आपको स्टेबलाइजेशन दोनों ही फोन्स पे नहीं मिलती है, और यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं है। ओप्पो में ऊपर से देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी वीडियो, पर वीवो में थोड़े नेचुरल हैं कलर्स। अब ओप्पो बहुत बात कर रहा है AI हाईलाइट वीडियो फीचर की, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप सिर्फ 720p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो इस मोड में। दूसरी चीज़, ऐसा कुछ बेनिफिट मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो HDR परफॉर्मेंस वगैरह, वीवो की नॉर्मल वीडियो भी सेम सी लग रही है, ओप्पो में बस थोड़ा कलर बूस्ट हो गए हैं ज़्यादा। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी, दोनों ही फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त क्लोजअप में ये फोकस नहीं कर पाते हैं अपने आप, आपको टैप टू फोकस करना पड़ेगा बार बार। इसके अलावा लो लाइट वीडियो की बात करते हैं तो यहाँ भी आप देखोगे ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है AI हाईलाइट वीडियो का। हल्की सी लाइट तो हाँ इसने ऐड कर दी है, पर उसके चक्कर में ज्यादा ग्रीन हो गई है वीडियो, पूरी वीडियो नॉइस से भी भर गई है। हालांकि यहाँ अगर आप बिल्कुल अंधेरे की जगह थोड़ी सी कम लाइटिंग वाली सिचुएशन में इसको ट्राई करोगे तब थोड़ा सा बेनिफिट दिखता है, थोड़ी ज्यादा ब्राइट वीडियो ये ले पाता है। तो यार यहाँ पे ओवरऑल कैमरा वर्डिक्ट की बात करें तो वीवो V20 Pro का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। एक तो देखो सेल्फीज यहाँ पे बेटर मिल ही रही हैं, उसके साथ आपको वाइड एंगल सेल्फी मिल रहा है, 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग मिल रही है आपको आगे पीछे दोनों कैमरा से। उसके अलावा मैक्रो फोटोज भी ये बेटर लेता है अपने अल्ट्रा वाइड से, और मेन कैमरा में भी हमने देखा ज्यादातर सिचुएशंस में थोड़ी ज्यादा भरोसेमंद लगी इसकी परफॉर्मेंस। F19 Pro Plus की भी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है वैसे, ऊपर से तो अच्छी देखने वाली फोटोज आपको मिल ही जाती हैं, बहुत सारे अनोखे अनोखे मोड्स भी मिलते हैं, बट मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अपग्रेड करने की जरूरत थी ओप्पो को। ये जो 48 मेगापिक्सल सेंसर है थोड़ा सा वीक लगा मुझे, तो या तो यहाँ पे थोड़ा बेटर सेंसर यूज किया जा सकता था, या 64 मेगापिक्सल का कैमरा यूज कर सकते थे। फिर से आ गए वीडियो के एंड पे, तो बात करेंगे दोनों फोन्स के प्रोज एंड कॉन्स की। पहले स्टार्ट करते हैं F19 Pro Plus से। यहाँ पे आपको क्या चीजों का एडवांटेज मिल रहा है, एक हेडफोन जैक आपको मिल रहा है, एक्सपैंडेबल स्टोरेज आपको मिल रही है। उसके अलावा बैटरी लाइफ में आप थोड़ा सा एडवांटेज इसके पास मान सकते हो, चार्जिंग स्पीड में भी थोड़ा सा एडवांटेज इसके पास है। V20 Pro की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ग्लास बैक मिल रही
रही है तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है हाथ में और दिखने में शायद आपको बेटर लग सकता है। उसके अलावा स्नैपड्रैगन 765G यहाँ पे मिल रहा है जो थोड़ा ज्यादा भरोसेमंद है लंबे गेमिंग या फिर सस्टेन्ड परफॉर्मेंस के लिए। सेल्फीज यहाँ पे बहुत ज्यादा बेटर हैं, वाइड एंगल सेल्फीज आपको मिल रही हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको 4K 60 FPS ऑप्शन मिल रहे हैं, साउंड रिकॉर्डिंग थोड़ी बेटर है और ओवरऑल मतलब पैकेज की बात करें तो जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा भरोसेमंद है। इसके अलावा एक छोटा सा एडवांटेज वो भी है इसके पास कि यहाँ पे आपको थोड़े ज्यादा 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। अब वो तो जब आएगा तभी पता चलेगा कौन से बैंड सपोर्ट करता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों ही फोन्स में मुझे कैरियर एग्रीगेशन नहीं दिखी अपने एयरटेल सिम पे। अब इससे आते हैं वर्डिक्ट पे, तो देखो V20 Pro सीधा 30,000 रुपए से स्टार्ट है, तो F19 Pro Plus के पास एक एडवांटेज है कि 2-3 हजार रुपए सस्ते में आपको ये फोन मिल रहा है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इनमें से बेटर पैकेज कौन सा है तो डेफिनेटली V20 Pro बन जाएगा वो। तो अगर आपको भी बढ़िया वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, बढ़िया सेल्फीज चाहिए और एकदम भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग वगैरह आप ज्यादा करते हो तो आपके लिए भी सेंस बनेगा थोड़े ज्यादा पैसे देके V20 Pro ले लो। अगर आपके लिए कैमरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको बस एक नॉर्मल अच्छा दिखने वाला फोन चाहिए और आपका नॉर्मल डे टू डे यूजेज आपको अच्छा चाहिए तो फिर देखो F19 Pro Plus भी बिल्कुल बुरी चॉइस नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हो तो आप Realme X7 भी कंसीडर कर सकते हो जिसमें आपको सेम प्रोसेसर, सेम स्क्रीन, सेम बैटरी, काफी सारी चीजें सेम मिल रही हैं और वो आपको सीधा 20,000 का मिल जाएगा, पर वो ऑनलाइन सेल्स में आपको खरीदना पड़ेगा थोड़ा हाथ पैर मार के। इनफैक्ट अगर ऑनलाइन ऑप्शन से कंपेयर करने लगूंगा तो दोनों ही फोन शायद थोड़े ओवर प्राइस्ड आपको लगने लगेंगे। अभी आप देखो Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च हुई है, 120 हर्ट्ज AMOLED दे रहा है वो फोन 17,000 में, यहाँ पे 30,000 में भी हमें 60 हर्ट्ज AMOLED मिल रही है। अब इस चीज का सबको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिनको बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए अपने फोन से वो लोग OnePlus Nord या Realme X7 Pro जैसे फोन्स कंसीडर कर सकते हैं। और देखो ओवरऑल निष्कर्ष वही है कि अगर आप हेडफोन जैक और एक्सपेंडेबल स्टोरेज के बिना रह सकते हो या फिर अगर आपको कैमरा पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो V20 Pro ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको हेडफोन जैक, एक्सपेंडेबल स्टोरेज चाहिए ही चाहिए अपने फोन में और कैमरा शायद आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर F19 Pro Plus आप कंसीडर कर सकते हो। खैर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बताओ आपको कैसा लगा F19 Pro Plus का परफॉर्मेंस। नाम भाई अलग ही लंबे होते जा रहे हैं फोन्स के। और कौन सा कंटेंट देखना है इस फोन के बारे में, कुछ बैटरी टेस्ट या किसी और फोन से कंपैरिजन देखना है तो नीचे कमेंट कर दो। मेरे ट्विटर पे आके हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।